स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया था और मेथड का हमने जो नाम दिया था वो नाम था डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। स्टूडेंट्स के लिए हमने फॉर्मूला भी जनरेट किया था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उम्मीद करते हैं कि आपने भी उस मेथड पे प्रैक्टिस की होगी। आज की क्लास में हम सेकंड मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखेंगे। सेकंड मेथड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फंडामेंटल थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट्स। ये 99% क्वेश्चंस में या डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इस मेथड को यूज लेने वाले हैं। तो मेथड्स का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स होता क्या है, आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया जाएगा, यहाँ पर हम उस डेफिनेट इंटीग्रल को इस प्रकार से ले लेते हैं। आप देख लीजिए, यहां हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल ये ले लिया है। या जो फंक्शन है वो fx है, इसका इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x हमें लेना है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं इंटीग्रेशन दो टाइप से होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल आप प्रीवियस क्लासेस में आपने स्टडी किया है। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल को स्टडी कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कैसे हम पहचान करेंगे कि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो स्टूडेंट्स जो ये लिमिट्स आपको यहाँ दिखाई दे रही है, आप ये लिमिट्स को जो देख रहे हैं, इन लिमिट्स के होने पर ये इंटीग्रल क्या हो जाता है? डेफिनेट इंटीग्रल। और इनके एब्सेंस में ये इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल रहता है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं। ये आपका यहाँ पर फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं। विद रेस्पेक्ट टू x हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल लिखना है। स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फंक्शन f ऑफ x इंटीग्रल होगा विद रेस्पेक्ट टू x। जो आप लिमिट देख रहे हैं x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, यहाँ पर x राइट करना कोई नेसेसरी बात नहीं है, आप डायरेक्टली a एंड b राइट करते हैं। आप देखेंगे 99% केसेस में हम ऐसा न लिखकर ऐसा लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहां से देख लेते हैं वेरिएबल कौन है यहाँ पर x। यहां से हम स्पष्ट हो जाता है कि वेरिएबल जो यहाँ पर है वो x है, इसलिए जो लिमिट्स है वो लिमिट्स किसकी होती है? वेरिएबल की होती है। तो ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, बिना x को राइट किए हुए ही हम इसको समझ पाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका मीनिंग लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर लिया है। अगर आपने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया है तो इससे पहले आपको लास्ट क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए, आपके लिए ऐसा करना ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट क्लास के नॉलेज से हमें समझ में आ रहा है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो एक बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बाउंडेड होना चाहिए। तो आप देखिए यहां से हमने उस बाउंडेड रीजन को शो कर रखा है। कैसे? जो गिवन फंक्शन है fx, उसका कर्व हमने ये ड्रा कर रखा है, ये गिवन फंक्शन का कर्व है और यहां से विद रिस्पेक्ट टू x है dx, इसका रिलेशन है x एक्सिस के साथ। तो x एक्सिस को भी हमने ड्रा कर रखा है और टू लिमिट्स है, ये आपका लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इसको बोलते हैं x इक्वल टू a। जो एक लाइन होती है ये लाइन हमने ये ड्रा कर रखी है, x इक्वल टू a ये लाइन है। एंड अपर लिमिट में x इक्वल टू b जो एक लाइन होती है ये हमने लाइन ड्रा कर रखी है। तो यहाँ पर एक कर्व है, ये x एक्सिस है, ये टू गिवन लाइन है। इन चारों से जो कवर्ड रीजन हमें मिलता है, बाउंडेड जो रीजन हमें मिलता है, इसका जो एरिया होगा वो एरिया इस डेफिनेट इंटीग्रल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। स्टूडेंट लास्ट क्लास में आपने इतना जाना था
कि डेफिनेट इंटीग्रल इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें फिक्स प्राप्त होती है, डेफिनेट वैल्यू प्राप्त होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एक निश्चित फिक्स्ड वैल्यू आपको मिलती है। तो हमने यहां से क्या देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल इस रीजन का एरिया होता है। तो ऐसे कह सकते हैं एरिया ऑफ, यहां डायग्राम चीज को हम नॉमिनेट कर देते हैं पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ रीजन पी क्यू आर एस पी। बाउंडेड है, पी से स्टार्ट करके हमें पी पर कंप्लीट करना है, इसलिए इस रीजन का जो एरिया होगा वो ये डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। ये लास्ट क्लास में हम स्टडी कर लिया था और इस रीजन का एरिया हमने लास्ट क्लास में एक जो मेथड हमने स्टडी किया था एज द लिमिट ऑफ सम, उस मेथड से हमने इस एरिया को फाइंड आउट किया था। इनडायरेक्टली हम कहें तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया था। लेकिन स्टूडेंट्स आज की क्लास में इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो फिक्स्ड वैल्यू है या इस रीजन का जो एरिया है हम डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैक्सिमम या 99% केसेस से भी प्लस केसेस में हम इस मेथड को यूज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जो हमने मेथड स्टडी किया है वो स्पेशल केसेस में जब आपको फोर्स किया जाता है तब ही आप उसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लेंथी मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है, सबको पसंद आता है, इंटरेस्टिंग है। तो आज की क्लास में हम इसको देखेंगे कि कैसे इस फंक्शन का इस डेफिनेट इंटीग्रल की जो फिक्स वैल्यू है हम फाइंड आउट कर पाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, आप फर्स्ट इस इंटीग्रल जो फंक्शन है उसका इंटीग्रल सबसे पहले लिखेंगे। एक समय के लिए आपको लिमिट्स को ढूंढना पड़ेगा और आप सोच सकते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया। इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका ऑलरेडी नॉलेज है, हमने काफी समय इनडेफिनेट इंटीग्रल को दिया है, इसलिए हम वहां पर काफी कॉन्फिडेंस है, स्ट्रॉन्ग है। तो एक समय के लिए आप लिमिट्स को ढूंढकर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लेंगे। स्टूडेंट्स आप अपने नॉलेज के बेस पर इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल क्या होता है वो आप यहां राइट करेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं एक समय के लिए कि इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल यह है। ऑलरेडी आप जानते हैं जैसे x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x क्या इंटीग्रल होता है, आप जानते हैं इंडेफिनेट x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो उस नॉलेज का आपको यूज करना है। एज एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, तो आप लोग सबसे पहले ये देखेंगे, ये आने के बाद जो फंडामेंटल थ्योरम है वो कैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की फिक्स वैल्यू को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करती है, वो देखिए आप लोग कैसे। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल हो गया है, तो आप सबसे पहले इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल राइट करेंगे। लिमिट्स को एक समय के लिए आपको भूलना होगा, छोड़ना होगा, और इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट इंटीग्रल क्या होता है वो आपने पहले से सोच के रखा हुआ ये होता है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको राइट करना है प्लस c यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब करना क्या होता है, फंडामेंटल जो थ्योरम है वो क्या कहती है कि ये जो आपको वैल्यू मिल रही है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि c की वैल्यू को यहां पर आप ज्ञात नहीं कर सकते, ये अननोन फॉर्म में होता है, इसलिए ये एक निश्चित वैल्यू न होकर हम कह सकते हैं अननोन फॉर्म में है या कई फॉर्म में है, फैमिली ऑफ वैल्यू है ना, इसलिए हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोल रहे थे। लेकिन अब क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम हमें यूज करनी है और ये जो वैल्यू है इसको एक फिक्स वैल्यू के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। यहाँ x की वैल्यू क्या है a और यहाँ x की वैल्यू क्या है b। ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है,
काफी आसान है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए आप। इस फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रल लिखेंगे एफ एक्स प्लस सी, जो आपके पास नॉलेज है उसे लिख देंगे। अब आपको लिमिट्स को यूज करना है। लोअर लिमिट आप लोअर पोजीशन पर रखेंगे, अपर को अपर पोजीशन पे लिखेंगे, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। अब यहाँ पर x राइट करना कोई कंपल्सरी बात नहीं है, आप डायरेक्टली ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी शॉर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर वेरिएबल x है तो लिमिट x की होनी है। अब क्या करना होता है स्टूडेंट्स, काफी आसान है। सबसे पहले इस वैल्यू को जो अपर लिमिट है उसको इस फंक्शन में राइट करना है, पुट करना है। x इक्वल टू बी को इस फंक्शन में x के पहले पे पुट करना है। फर्स्ट अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एफ बी प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, माइनस अब क्या करना है, जो लोअर लिमिट है इस लोअर लिमिट को इस फंक्शन में पुट करना है x के पहले पे, एफ ए प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, जो आप देखेंगे तो c को c से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, c कैंसिल हो गया। और इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये नॉन कांस्टेंट है, ये भी नॉन कांस्टेंट है, दोनों के डिफरेंस से एक फिक्स्ड वैल्यू आपको मिल जाएगी और इस वैल्यू को इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हम कहते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा आप कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी आप यहां पर कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट और हम लोग यहां पर देख रहे हैं कैसे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आप लिमिट्स को अपने माइंड से अलग कर दीजिए। लिमिट्स को आप साथ रखेंगे तो शायद हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि ये तो हमने कभी इतना पढ़ा ही नहीं, हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। यहाँ पर इनडेफिनेट पर आपकी प्रैक्टिस है, आप उसी से इसका सॉल्यूशन देते हैं। कैसे? आप इन लिमिट्स को बोलिए एक समय के लिए और इस फंक्शन f(x) की विद रेस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रल लिखना है। अब इंटीग्रल ऑलरेडी हमने पढ़ा है, देखो क्या लिख रखा है। इस फंक्शन का इंटीग्रल क्या है, f(x) प्लस c। तो ऑलरेडी f(x) प्लस c यूज करके आपने आंसर दे दिया है। सेकंड मेथड में हम क्या जानना चाह रहे हैं, यहां पे क्या देखा, c किसको कैंसिल कर रहा है, c को। c हमने यहां लिया, लेकिन हुआ क्या, जब हमने फंडामेंटल थ्योरम को यूज किया तो c किसको कैंसिल कर देता है, c को। तो c का लेना और नहीं लेना दोनों हमारे लिए समान है। आप लेकर आंसर दे सकते हैं c को, आप c को छोड़कर भी इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल f(x) प्लस c लिया जा सकता है, जो जनरली हम लेते आ रहे हैं। यहां पर आप f(x) भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं आप, f(x) प्लस c लेने से वैसे भी कैंसिल होगा, आप नहीं लेंगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। f(x) इस फंक्शन का इंटीग्रल हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पर क्या करेंगे, a टू b। यहां लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, यहां पर x राइट करना कोई कंपल्सरी पार्ट नहीं है कि x इक्वल टू x इक्वल टू कोई जरूरी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्या है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो फंडामेंटल थ्योरम है काफी सिंपल थ्योरम है, सिंगल टाइम में इसको समझा जा सकता है। कैसे कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रल आपको मिला, आप इस फंक्शन में फर्स्ट अपर लिमिट को पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे। कैसे, f ऑफ अपर लिमिट x के पहले इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये x की वैल्यू है, माइनस f ऑफ लोअर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको इसका फाइनल आंसर मिल गया। एज एग्जांपल हम कह सकते हैं ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है और काफी सिंपल है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, जो गिवन फंक्शन है आप उसका फर्स्ट इंटीग्रल लेंगे, इनडेफिनेट फॉर्म में लेंगे। आप c ले भी सकते हैं, c को आप छोड़ भी सकते हैं। c लेंगे तब भी आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, c आप छोड़ देते हैं तब भी आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपने ये इंटीग्रल ले लिया, जैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल, आप लिमिट्स को भूल गए और आपने इसका इंटीग्रल लिख लिया
एफ एक्स प्लस सी। अब आपको लिमिट पुट करनी है। इंडेफिनेट में आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन डेफिनेट में अभी इसको आगे और एक स्टेप लेके चलना है। ऐसे लिमिट्स आपको इस फंक्शन में पुट करनी है। अब क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट कौन सी लिमिट पुट करेंगे, सेकंड कौन सी। तो इसका आंसर है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या बोलता है कि आप पहले अपर लिमिट को यहां पुट करेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे। देखो आपने x इक्वल टू बी को हमने पुट किया, यहाँ x है नहीं तो एफ एक्स प्लस एफ बी प्लस सी माइनस लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, सी को कैंसिल कर रहा है ऐसा। या सेकेंड मेथड में एफ एक्स प्लस सी के पहले पे आप क्या ले लें, ओनली एफ एक्स ले लीजिए। अब आपको लिमिट और पुट करनी पड़ती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट आप अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट को आप यहां पर पुट करेंगे। एज एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने आप रख देता हूं स्टूडेंट्स। कोई भी हम लोग ले लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स। यहां पर जो लिमिट है वो 0 टू पाई बाई 2 ले लेते हैं स्टूडेंट्स। लिमिट हमने क्या ले लिया है, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फंक्शन का हमें डेफिनेट इंटीग्रल देना है, एक फिक्स वैल्यू हमें बतानी है जो हमेशा एक रीजन, बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल हम लोग उस पर फोकस न करके क्यों कैलकुलेशन पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही हमारा ये लेसन चेंज होगा तो हमारा पूरा जो फोकस है ये जानने में रहेगा कि वो बाउंडेड रीजन कौन सा है। हम उसको ड्रा भी करेंगे, ड्रा करने के बाद हम उसको पहचानेंगे कि ये है, और फाइनली हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और वो भी किसकी हेल्प से, डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से। और उसमें भी हम कौन सा मेथड यूज लेंगे, जो आज की क्लास में जिस मेथड को हम स्टडी कर रहे हैं, और मेथड का नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये फंडामेंटल थ्योरम काफी आसान है, जो नहीं समझना चाहे उसके भी समझ में आ जाता है, क्यों ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। देखिए आप लोग एग्जांपल से इसको समझिए। साइन स्क्वायर एक्स, इस फंक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिमिट्स को इग्नोर कीजिए, लिमिट से फोकस नहीं, इग्नोर कर दीजिए आप एक समय के लिए। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल लिखेंगे यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स नहीं जानते हम लोग, हम साइन एक्स का इंटीग्रल जानते हैं, हम कॉस एक्स का जानते हैं, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में ये तो डायरेक्टली जानते नहीं है। तो हमें इसके फॉर्म को स्पेशल फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उनके साथ मैच करते हुए चेंज करना पड़ेगा। तो हमें प्रॉब्लम है इसकी स्क्वायर से, हमें स्क्वायर को 1 के फॉर्म में लाना पड़ेगा। लिमिट्स को आप कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन इग्नोर करते हुए। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या राइट करेंगे, आप हम रखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। स्टूडेंट्स काफी आसान है, साइन स्क्वायर को हम ऐसा यहां पर ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है आप लोगों को, तो फर्स्ट इंटीग्रल हो गया 0 टू पाई बाई 2, 1/2 को हम इसके आउटसाइड में रख देते हैं, dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ। ये प्रॉपर्टी स्टूडेंट ऑलरेडी आपने स्टडी की हुई है, ऐसा राइट कर देंगे हम लोग। अब करना क्या है आपको स्टूडेंट्स, x का इंटीग्रल क्या होता है, हाफ तो आप कांस्टेंट आउटसाइड में रखिए, x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। आप चाहे तो ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब लेंगे तो भी कैंसिल होगा, 0 टू पाई बाई 2। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल था, अब हमने लिमिट्स यहां पर यूज करी है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा माइनस 1/2। आप cos, स्टूडेंट्स cos 2x, cos 2x का इंटीग्रल क्या होता है जानते हैं लोग, sin 2x अपॉन 2। लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, काफी आसान है, 1/2 इसके आउटसाइड में आप ये देखो कांस्टेंट है। अब आपको x के पहले इस पे अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट को पुट कीजिए x के पहले इसमें पाई बाई 2 माइनस, अब लोअर लिमिट को पुट कीजिए 0 माइनस 1/2। यहां भी ऐसा ही करना पड़ेगा, 1/2 2 को बाहर कर लीजिए क्योंकि ये 2 x पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए 2 को आउटसाइड में ले सकते हैं, तो इसको 1/4 कर लीजिए। 1/4 अपर लिमिट यहां पुट करेंगे साइन 2 पाई बाई 2 माइनस स्ट्रेस लोअर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। मल्टीप्लाई कीजिए पाई बाई 4 माइनस 1/4 साइन पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। फाइनली इसका जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो है पाई बाई 4, जो एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक फिक्स रिजल्ट देता है, इसीलिए हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और कुछ एग्जांपल स्टूडेंट्स हम यहां लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने लिया है, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप से हैं, दोनों का जो मेथड जाएगा वो सेम मेथड जाएगा। आप जब देख रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिमिट्स को अभी राइट नहीं किया हुआ है, दोनों जगह जब लिमिट्स को राइट नहीं किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन है, वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनकी जो वैल्यू हमें मिलेगी उसमें एक कांस्टेंट इंटीग्रल मिलेगा c, जो अननोन फॉर्म में होता है, इसलिए इसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो फर्स्ट हम लोग इनको इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे। मोटा मोटा जो पोर्शन होता है वो इसमें यही है। उसके बाद जब हम इसकी लिमिट ले लेंगे तो फाइनली एक स्टेप आगे जाकर आप आंसर कंप्लीट कर देते हैं। कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपर लिमिट है वो उस फंक्शन में जो आंसर आपको मिला इनडेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू मिली, फर्स्ट उसमें x की जो अपर लिमिट है उसको पुट करेंगे और माइनस x की जो लोअर लिमिट है उसको पुट करके आप आंसर को कंप्लीट कर देते हैं। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, डेफिनेट इंटीग्रल अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्टूडेंट्स कहीं भी प्रॉब्लम में आता है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में ही आता है। अगर वो उसका इंटीग्रल ही नहीं जानता तो उसके बाद जो लिमिट्स है उनका तो कोई रोल ही नहीं बनता, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आने के बाद ही आपके लिए उन लिमिट्स का रोल होता है, आप उनको यूज कर सकते हैं। इसलिए आपको जरूर इसका ध्यान देना है। आपको जो बड़ी प्रैक्टिस करनी है वो इनडेफिनेट इंटीग्रल पर करनी है। जैसे हमने अभी इनको इनडेफिनेट फॉर्म में लिया है, हम इंटीग्रल लिखेंगे, उसके बाद इनकी कुछ भी लिमिट लेके कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन के लिए, आपको काफी सिंपल सा है। इसमें आप में से कोई इसका जवाब देगा कि इस फंक्शन का इंटीग्रल हम कैसे राइट कर सकते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके पास आंसर नहीं है, तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल की प्रैक्टिस करी है, आपने उसकी स्टडी करी है, उसमें कहीं न कहीं वीकनेस है। आपको उन वीकनेस को जानना है और दोबारा से स्टडी करते हुए उन वीकनेस को कहीं न कहीं हमें स्ट्रॉन्ग करना, वीकनेस को हमें कह सकते हैं हम लोग ठीक करना है कि दोबारा से बार बार हम ऐसी कंडीशंस में नहीं आवे। हम हर बार क्वेश्चन के फंक्शन को देखते ही उसका इंटीग्रल आसानी से बता सके। फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट साइड से हम लोग देख के आंसर दे सके। ओके स्टूडेंट, देखिए आप लोग कैसे करेंगे। आप इसको यहाँ 1 + x है, ये 2 + x है, क्यों नहीं इसको हम 2 + x बनाएं और इससे कैंसिल करें। अगर ये सिंगल पावर यहाँ रह जाएगी, ये कट जाएगी, तो हमारे लिए काफी आसान होगा। तो ऐसा ही करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। इसको 2 + x बनाने के लिए 2 + x - 1 समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। आया समझ में स्टूडेंट्स आपके? हमने +1 ऐड किया है
सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ऐड करते 2 हो गया और ये माइनस हो गया। अब इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, इसको सेपरेट कर दीजिए। 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स आप इसको, क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस एक्स डीएक्स, कैंसिल होगा इससे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स। इसको आप यहां लेकर आ जाएंगे 2 प्लस एक्स होल पावर माइनस 2 डीएक्स। यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन एक्स वाला लगेगा, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में है। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ एक्स, और यहां फॉर्मूला लगेगा x रेज टू द पावर n, क्योंकि ये भी लीनियर फॉर्म है, x के पावर 1 है, x रेज टू द पावर n फॉर्मूला। इंडेफिनेट इंटीग्रल स्टूडेंट आप जानते हैं log mod ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस एक्स होल पावर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 1। आप चाहे तो प्लस सी यूज कर सकते हैं, कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। log 2 प्लस एक्स, यहां क्या हो जाएगा माइनस 3, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस सो क्या राइट करेंगे 1 अपॉन 1/3 तो रहेगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल क्यूब प्लस। काफी आसान है। अब करना क्या स्टूडेंट्स आपको, ये तो हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल। यदि इसके ऊपर लिमिट्स आपको दी जाती है, लिमिट्स ऐसे कोई भी लिमिट्स हम ले सकते हैं, -1 to 1 हम यूज कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। जैसे ही लिमिट का यूज किया जाएगा ये इनडेफिनेट से डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू ये यूज करेंगे, आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, यही फंक्शन आपको यूज करना है, 2 प्लस एक्स प्लस 1/3 1 अपॉन 2 प्लस एक्स होल क्यूब। स्टूडेंट्स यहां पर लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट ये हमने शो किया है। सी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सी आप ले भी सकते हैं, सी आप छोड़ भी सकते हैं। सी ले लेंगे तो सी अपने आप को कैंसिल भी कर देगा। तो हमने ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, एक स्टेप आपको आगे जाना है, यही हमारा फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, आप इस फंक्शन का पहले इंटीग्रल राइट कीजिए, इंडेफिनेट इंटीग्रल राइट कीजिए, उसके बाद आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आज की क्लास में यही एक लाइन है, वो हमारे इंपॉर्टेंट है। जो इंडेफिनेट इंटीग्रल हमें मिलता है, उस इंडेफिनेट इंटीग्रल में फर्स्ट आप अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट को पुट करके आप कैलकुलेशन करते हुए आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं अपर लिमिट 1 आपको पुट करना है इसके पहले इसमें, तो log 2 प्लस 1 3 प्लस 1/3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 क्यूब। स्टूडेंट्स अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, ओके, log 2 माइनस 1 प्लस 1/3 1 अपॉन 2 माइनस 1 क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट करते हैं इसको, log 3 प्लस 3 रेज़ टू द पावर 4, इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस log 1 इसकी वैल्यू 0 होती है और माइनस हो जाएगा ये भी, ये हो गया 1/3। फाइनली जो आंसर हम लोगों को मिला ये मिल गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इसके फाइनल रिजल्ट तक आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सेम। अब आपके लिए आसान होना चाहिए, यहाँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, हम यहाँ भी 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लाना चाहते हैं ताकि ये एक सिंगल पावर 2 है, ये सिंगल पावर इसे कैंसिल हो और यहाँ पर सिंगल पावर रह जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ से, काफी आसान है, x माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, हमें 1 प्लस एक्स चाहिए, तो 1 को आप क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, कैंसिल होने के लिए आप जान रहे होंगे, इजी हो गया अब आपके लिए। दोनों को हमने एक साथ लिया है ताकि आपके लिए समझना ज्यादा आसान हो। 2 कॉमन है स्टूडेंट्स,
इसको इससे डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? देखिए 1/1 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा? ये 3/2, ये 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3। 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx, इतना सिंपल। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है विद रेस्पेक्ट टू x -3, इसको ऐसे राइट करना है 1 प्लस एक्स होल पावर -2 dx। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा log mod 1 प्लस एक्स -3, इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर है -3/-3। आप चाहे तो प्लस सी यूज कर सकते हैं, -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 log 1 प्लस एक्स प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/1 प्लस एक्स होल पावर -3, सॉरी +3 अब प्लस सी। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। आप किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे उसका 90% जो पोर्शन है वो इनडेफिनेट के फॉर्म में चलेगा। प्रीवियस क्लासेस का जो नॉलेज है उसी का यूज आप लोग करेंगे। अब ये इनडेफिनेट था, अब हम इसको डेफिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसकी लिमिट आप सोच लीजिए, आपको 0 to 1 गिवन है, 0 to 1 लिमिट तो आपको गिवन होगी यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये फंक्शन गिवन फंक्शन। अब हम इसका सबसे पहले ये इनडेफिनेट इंटीग्रल 2 log 1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स क्यूब। आप चाहे तो प्लस सी ले सकते हैं, आप चाहे छोड़ सकते हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आप प्लस सी ले लेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे यूज करेंगे, एक जगह सी प्लस के साथ आ रहा है और दूसरे स्टेप में माइनस के साथ आ रहा है, वो कैंसिल होगा। इसलिए हम लोग जनरली सी को इग्नोर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए अपर लिमिट पुट करेंगे फर्स्ट का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट अपर लिमिट 1 + 1 log 2 प्लस 1/1 + 1 2 क्यूब। अपर लिमिट हो गया स्टूडेंट माइनस लोअर लिमिट 2 log स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा इसका 0 log 1 प्लस 1/1 क्यूब। ओके, सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 log 2 प्लस 1/8 माइनस log 1 की वैल्यू 0 होती है और -1। अब इसको कैलकुलेट करके हम इसको कंप्लीट आंसर तक ले जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, अच्छे एग्जांपल्स है, देखिए आप लोग इसको। ये गिवन फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट होने की वजह से डेफिनेट इंटीग्रल आपको यहाँ पर गिवन है और आपको इसकी डेफिनेट वैल्यू को कैलकुलेट करके देना है। आपको मैंने कह दिया है और रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल की कैलकुलेशन के लिए जाते हैं आप फर्स्ट टाइम इनको इग्नोर कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट में इसको इग्नोर करेंगे और इस फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल राइट करेंगे। इसके बाद आप लिमिट्स पे फोकस करेंगे। तो हम लोग इसको 0 to π/2 लिमिट्स को एक बार हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं। √1 + sin x ऐसे लेके एक बार काम कर लीजिए। आप चाहे तो लिमिट को कंटिन्यू साथ साथ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लिमिट को लेके नहीं चल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जब ऐसे कर लेंगे, इसके अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रल है ये, इसकी वैल्यू आंसर आपकी तरफ से आना चाहिए कि जो लेसन हमने स्टडी कर लिया है अगर आप उसका आंसर नहीं दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ा कमजोर पक्ष है आपका। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, कौन सी स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मार्क्स है आपके स्टडी के ऊपर, आपने जो मेहनत करी है उसके क्वेश्चन मार्क्स लग गया है कि क्या हम सही दिशा में सही स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको सोचना है। इसने आंसर दे दिया है, जिसको लगता है कि हाँ इस प्रकार से इसका आंसर होगा वो अपने आप को अच्छा कह सकता है, वेल डन।
और जो आंसर नहीं दे पा रहा है उसको जरूर सोचना चाहिए, एक बार दोबारा से रिवीजन लगाना चाहिए समय निकाल कर। ओके स्टूडेंट्स, तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर जो sin x है इसे हम लिखेंगे sin 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, या 2 sin x का फॉर्मूला होता है, सॉरी sin 2x का, sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, उससे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये x/2 में आ जाएगा। तो 1 को भी हम x/2 के फॉर्म में, हमारे पास एक आइडेंटिटी है और वो क्या है, देखिए आप, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2। स्टूडेंट्स 1 को ऐसा हम टाइप कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया, यहाँ पर एंगल x/2 क्यों लिया, इसका रीजन है क्योंकि जब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ एंगल x/2 हो जाएगा, इस वजह से हम इस पे कर रहे हैं। प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2 with respect to x। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद कीजिए, क्या ले सकते हैं आप इसको आप ऐड कर सकते हैं, sin x/2 प्लस cos x/2 होल स्क्वायर dx, कैंसिल स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा sin x/2 प्लस cos x/2 dx। आप चाहे तो दोनों को सेपरेट इंटीग्रल में ले लीजिए, आप चाहे तो कॉमन रख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin x/2 माइनस cos x/2, किससे डिवाइड करेंगे आप इसको, 1/2 से, प्लस cos x/2 का x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं ना हम लोग, x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 से डिवाइड करेंगे, या इसका जो डेरिवेटिव होता है x/2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा cos sin x/2, x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, आप चाहे तो प्लस सी यूज कर सकते हैं, सिंपल कीजिए इसको, क्या हो जाएगा -2 cos x/2 प्लस 2 sin x/2 प्लस सी, ऐसा ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, हम लिमिट यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास में इनडेफिनेट इंटीग्रल हमें मिल गया है। अब लिमिट 0 टू π/2, यहां से आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट होता है, जो सिंगल लाइन में जनरली कंप्लीट हो जाता है। ये गिवन फंक्शन, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये इनडेफिनेट वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। -2 या 2 को कॉमन ले लीजिए, बाहर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। cos x/2 सॉरी माइनस cos x/2 प्लस sin x/2 c, इसको इग्नोर कीजिए आप लोग, c लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्यों टाइम अपना यहाँ वेस्ट करें। लोअर लिमिट अपर लिमिट ये पुट करना अभी रिमेन है। 2 अपर लिमिट पुट कीजिए स्टूडेंट फर्स्ट, यहाँ भी माइनस cos π/2 करेंगे तो π/4 प्लस sin π/4, π/2 इंटू 2 π/4। अपर लिमिट हो गया स्टूडेंट माइनस, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, माइनस cos 0 प्लस sin 0। अब सिंपल सी कैलकुलेशन जो ऑलरेडी आप जानते हैं, माइनस cos π/4 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, अपर लिमिट हो गया स्टूडेंट्स, माइनस cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 0। ओके, ये से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 जो डेफिनेट वैल्यू के फॉर्म में आपको मिली है, तो ये इस डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेट वैल्यू है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिमिट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है इस फंक्शन का इंटीग्रल लिखना। लिमिट सबके लिए आसान होता है। अब कैसे, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 cos 3x इंटू sin 2x, सॉरी मैं फॉर्मूला राइट कर रहा हूं, फिर इसको दोबारा लेंगे।
2 cos x क्या लिमिट स्टूडेंट्स जानते हैं आप लोग? फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग। टू इधर से कर लेता हूं एक बार फॉर्मूले को, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x। इधर से ज्यादा समझ में आएगा, यूज हम उल्टा लेंगे लेकिन समझ में यहां से आएगा। साइन x प्लस वाई, इसको एक्सप्रेस कीजिए, इसको एक्सप्रेस कीजिए, तो इसका क्या होगा? फर्स्ट टर्म दोनों का कैंसिल होगा और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट जानते हैं आप लोग? 2 साइन x इंटू, सॉरी कोस पहले आएगा, मिस्टेक कर रहा हूं मैं, 2 कोस x साइन। यहां ध्यान से लिखेंगे तो समझ में आएगा। आप इस फंक्शन का इंटीग्रल कर सकते हैं अगर आपको कहा जाए तो, माइनस कोस, इसका भी कर सकते हैं माइनस कोस, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ जाता है साइन एंड कोस, कोस एंड साइन, तो आप उस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं कर सकते। तो जब ऐसा कोई फंक्शन आपको मिले जहां फंक्शंस, टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो, तो आप उस मल्टीप्लाई फंक्शंस को या तो प्लस के साथ या माइनस के साथ इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ये फॉर्मूला ऐसे यूज लेना है, ये गिवन है और ये यूज लेना है। तो स्ट्रेट आप जानते हैं, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, 0 to π/4 यूज कीजिए। इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड और करेंगे। 1/2 2 cos 3x sin 2x dx। 2 यहां पर जरूरी था, 1/2 लिमिट्स यूज करते रहिए। आप चाहे तो लास्ट में यूज कर लीजिए या कंटिन्यू कर लीजिए। ओके, तो यहां पर देखिए ये वैल्यू किसकी होगी? यहां पर x की, और ये वैल्यू किसकी है? y की। यहां से देख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा यहां पर आंसर? यहां से ये लिख रहे हैं हम लोग, sin x प्लस y 5x, 3x plus 2x 5x minus sin x minus y 3x minus 2x x dx। इंटीग्रल कितना सिंपल है। अब आराम से आप इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्या इंटीग्रल होगा? cos 5x अपॉन x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कीजिए 5, यहां क्या हो जाएगा? माइनस आएगा, इसे इंटीग्रल को प्लस कर देंगे, प्लस cos x, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है। अब क्या करने वाले हैं? यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इनडेफिनेट वैल्यू मिल गई है। अब डेफिनेट के लिए आप आगे जाएंगे, 1/2 अपर लिमिट पुट कीजिए दोनों में, माइनस cos 1/5 को आप ले लीजिए, 5 π/4 प्लस cos π/4। स्ट्रेट अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, माइनस cos 1/5 cos 0 प्लस cos 0। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो आप कर ही लेंगे। कितना आसान है। हम एक आध क्वेश्चन और लेकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप इसको देखते पहचानेंगे ये क्या है? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन है। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग आंसर कैसे देखते हैं? यहां से एक बार ओनली फंक्शंस को आप यूज करेंगे, x प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इंटीग्रल देते हैं। याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको? तो कैसे करना है? ये लीनियर फैक्टर्स है, नॉन रिपीटिंग है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है। x प्लस 1 सिंगल टाइम है, x प्लस 2 ये भी सिंगल टाइम है और लीनियर है। इसके लिए हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं
a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1। कितना आसान है स्टूडेंट्स, काफी आसान है। देखो अब आपको देखना है कि इस फंक्शन का इंटीग्रल यदि आपको देना हो तो ये फंक्शन इसके इक्वल है। इसका इंटीग्रल आप नहीं जानते लेकिन इसका आप जानते हैं। a एंड b कांस्टेंट है, इंटीग्रल साइन के बाहर लेंगे और इसका हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 log x प्लस 1। इसका हो जाएगा log x, सॉरी ये x प्लस 2 है, x प्लस 2। इतना आसान है। तो हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन गिवन है यदि उसका इंटीग्रल हम लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो उसके फॉर्म को चेंज करना होता है और उस फॉर्म तक हमें जाना होता है जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज के साथ मैच हो जाता हो। फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला को यूज करके आंसर दे देते हैं, उसका इंटीग्रल लिख देते हैं। कितना सिंपल है। ए एंड बी की वैल्यू, ए एंड बी की वैल्यू शॉर्ट में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने एक वीडियो बनाया था, एक क्लास थी, उस क्लास के अंदर शॉर्ट फॉर्म में ए एंड बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 आप लीजिए एक बार ऐसे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या मिल रहा है आपको, -1। अब आपको क्या करना है, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए गिवन फंक्शन में क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू -1। लेकिन आप x प्लस 1 वाले जो फैक्टर है उस पर पुट नहीं करेंगे, इसको हाइड कर लीजिए, इस पे पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए इस पे पुट नहीं करना है। और जो रिमेनिंग पुट करें -1 प्लस 2 क्या हो गया 1, तो एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1 अपॉन x प्लस 1। कितना आसान है, प्रैक्टिस करेंगे काफी फास्ट हो जाएगा। x प्लस 2 ये b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। गिवन फंक्शन में पुट करना है लेकिन यहां पुट नहीं करेंगे आप, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन -2 प्लस 1, क्या हो गया स्टूडेंट्स ये वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 2। कितना सिंपल है। इसका इंटीग्रल लिखना है, ये हम जानते हैं, ये तो नहीं जानते लेकिन ये तो जानते हैं, तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 with respect to x is equal to integral of x plus 1 minus integral of with respect to x 1 upon x plus 2। लिमिट्स लेफ्ट साइड में यूज कर रहे हैं तो राइट साइड में यूज करेंगे 1 to 2 1 to 2। अब इसका इंटीग्रल स्टूडेंट्स सब जानते हैं, log mod x plus 1 डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट जरूर यूज करेंगे आप 1 to 2 माइनस log mod x plus 2 लिमिट 1 to 2। जो कांस्टेंट इंटीग्रल यूज कर रहे हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ होती नहीं है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log अपर लिमिट पुट कीजिए आप 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस लोअर लिमिट log 1 प्लस 1 2। ओके स्टूडेंट, माइनस अपर लिमिट पुट करेंगे आप log 2 प्लस 2 4 माइनस लोअर लिमिट log 3। ऐसे कंप्लीट आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, log 4 को 2 into 2 कर सकते हैं, 2 स्क्वायर कर सकते हैं, 2 स्क्वायर से 2 हो जाएगा, ये दोनों ये कैलकुलेशन और होगी और यहाँ से log 3 से log 3 क्या हो जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। ये भी देखना है जस्ट, तो छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ बताना चाहूंगा, जो हमने यहाँ पर a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज करी है, जो शॉर्ट ट्रिक हमने यूज करी है वो शॉर्ट ट्रिक आप हर एक पार्शियल फ्रैक्शन में यूज नहीं कर सकते। वो किस में यूज कर सकता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये लीनियर वेक्टर होने चाहिए। लीनियर का अर्थ है एक्स एंड जो भी है यहाँ पर वेरिएबल उसकी पावर 1 होनी चाहिए, हर फैक्टर के पास पावर 1 लीनियर फैक्टर हो। सेकंड कंडीशन क्या हो, नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट होने वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए। x प्लस 1 पावर 1 है, रिपीट नहीं कर रहा, सिंगल टाइम है। x प्लस 2 उसकी पावर 1 है, ये भी सिंगल टाइम है। तो जरूरी है जो शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर रहे हैं उसकी कंडीशंस को भी आप जाने। यदि शॉर्ट ट्रिक आप यूज नहीं करेंगे तो आपके पास ऑर्डिनरी मेथड है ना,
कैसे? अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये वाला टर्म जीरो हो जाए। ऐसा करने से ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रीवियस क्लासेस का टॉपिक है, आप जानते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप लोग। x इंटू ई एक्स, यहाँ पर जो फंक्शन है दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब दो डिफरेंट नेचर के फंक्शन है, आप सब्स्टिट्यूशन यूज करके इन दोनों फंक्शन को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। क्यों? अगर x को हम यहां से हटाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ताकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो, x 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, मैंने तो कहता है, लेकिन ये x होगा, लेकिन ये एक्स स्क्वायर हो तब e की पावर में कौन हो, एक्स स्क्वायर, तब तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे, ये भी x है, ये भी x है। तो आप जानते हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उनका इंटीग्रल लेना हो, तब आप क्या करेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। और प्रीवियस क्लासेज में आपने एक क्लास में नहीं, कई क्लास में इस मेथड को स्टडी किया है, डिफरेंट कंडीशन में स्टडी किया है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस मेथड को यूज करेंगे तो कैसे होगा, देखो बहुत सिंपल है। आइलेट से आपको पूछना पड़ेगा, आइलेट से आप पूछेंगे तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आ गया, और एक्सपोनेंशियल ये लास्ट में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। अब कैसे करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन को फिक्स एज इट इज रखना है आपको, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेंगे, e of x dx माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, अगेन इंटीग्रल, और जो यहां से मिलता है आपको, जो भी फंक्शन मिलता है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, आप चाहे तो एक बार तो इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर लिमिट्स को यूज कर लेंगे। आप चाहे तो लिमिट्स यहां और यहां यूज कर लेंगे, यहां यूज नहीं करेंगे आप लिमिट्स को, क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी इंटीग्रल अभी रिमेनिंग है, यहां आप यूज नहीं कर सकते। आप यूज करेंगे तो यहां कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल इंटीग्रल हो गया, यहाँ भी ये फाइनल इंटीग्रल हो गया, तो आप यहाँ कभी भी आप लिमिट्स को यूज नहीं करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करें, पहले डेफिनेट इंटीग्रल फाइनली रिजल्ट आने देते हैं, सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रल आने देते हैं, जो फाइनल कैलकुलेट होके मिलेगा उसमें हम ये लिमिट्स यूज कर लें। ऐसा कर सकते हैं लोग, आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, ये 0 to 1 ऐसे यहां शो नहीं करेंगे आपको ना x, यहां क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस फंक्शन का यहां अभी एक इंटीग्रल और होना बाकी है, जो भी फंक्शन में जो कन्वर्ट होके आएगा, चेंज होके आएगा उसका। ओके स्टूडेंट, e of x का इंटीग्रल क्या होता है, e of x लिमिट आप जानते हैं 0 to 1 होगा ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर सॉरी आप एक बार के लिए क्या करें स्टूडेंट्स, पूरे पे लिमिट लगेगी, इस पूरे पे लगेगी, ऐसे कंफ्यूज रहोगे नहीं तो आप भी, क्योंकि ये x की प्रॉब्लम आ जाएगी नहीं तो आपको एक बार के लिए क्या करो आप इसके अंदर, यहाँ उस पूरे पे लिमिट आएगी, क्योंकि ये x क्या हो गया, इसके आउट में रह गया, x की वैल्यू तो पुट हुई नहीं, इसलिए पूरे पे आएगा। इस पे एक बार क्या कर लीजिए आप, इनडेफिनेट निकाल लीजिए ना, x माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा ex, सिंपल कीजिए x माइनस ex, कितना सिंपल है। अब आप लिमिट पुट कीजिए 0 to 1 x ex, इसका इंटीग्रल क्या हुआ x ex माइनस ex, 0 to 1, अपर लिमिट फर्स्ट पुट करेंगे 1 ex तो e हो जाएगा, माइनस ये भी क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, 0 हो गया, खत्म हो गया, तो 0 माइनस e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0
पूरी क्या हो जाएगा माइनस प्लस 1। तो इसकी डेफिनेट वैल्यू हम लोगों को ये मिलती है। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जब भी आपको कोई डेफिनेट इंटीग्रल मिलता है, जनरली उस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं वो मेथड क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। जो फंडामेंटल थ्योरम है वो जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे, इसलिए आपको इसमें काफी मेहनत करनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है यहाँ पर, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में जो फंडामेंटल थ्योरम है वो लास्ट स्टेप पे जाके आप यूज करते हैं। उससे जो पहले वाला वर्क आप कर रहे हैं उसमें कंप्लीटली इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए ये जरूरी है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का नॉलेज आपके पास जितना अच्छा होगा आप डेफिनेट इंटीग्रल को उतना ही कॉन्फिडेंस से और शॉर्ट टाइम में कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको लेने हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये, और फ्यूचर में जो भी कंपटीशन एग्जाम आप देने जाने के लिए सोच रहे हैं वहां के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।